रहा है। कर्मभूमि समझ रहे हैं ना? हमने अपनी शुरुआत इसी जगह से किया था, भिकना पहाड़ी से, और हमारे जो फॉलोवर्स थे आज वो यूट्यूब फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं अपना। फिर हमारी वापसी बोरिंग रोड से हुई है, मतलब तत्काल बीच में हमारा कोऑर्डिनेशन बोरिंग रोड में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास हो गया था। हमें लगा था कि जो कर्मभूमि जहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई है, जहाँ हम शुरू किए हैं, एक बार आकर के वहाँ एक्सप्लोसिव करना जरूरी है, और जहाँ आपकी पहचान बनती है उस पहचान को फिर से एक बार रिटर्न करके उस वहाँ पर वजूद बनाना चाहिए। और मेरे ख्याल से भिकना पहाड़ी के बच्चों का एक सबसे बड़ा गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, चूंकि 2013 से 2019 तक का सफर यहीं चला था, मतलब समझ सकते हैं 6 साल एक लंबा सफर है। और हमारे यहाँ ओरिएंटेशन ऑफ द रिजल्ट था, हम ज़्यादा भीड़ भाड़ के सेक्शन में नहीं थे, ज़्यादा हमारे यहाँ बच्चों का रिजल्ट हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि 1717 को जब दरोगा की वैकेंसी हुई थी तो लगभग उस कम बच्चों में, ज़्यादा बच्चे, क्योंकि लास्ट टाइम में लॉकडाउन के बाद बहुत कम बच्चे रहे थे, 250-300 बच्चे में लगभग 47-48 बच्चों का दरोगा में फाइनल हुआ था। कुछ बच्चे इस इंटरेक्शन में होंगे भी, क्योंकि हम लोगों ने, थोड़ा आवाज़ कम कर दो बस, हाँ ठीक, और कम नहीं चल जाएगा, हमारा आवाज़ थोड़ा बुलंद, मिरमिरा के हम लोग नहीं बोलते हैं, जो बोलेंगे झंडा गाड़ के बोलेंगे, ठीक ठीक है, एकदम गाड़ेंगे, बीच में लगना चाहिए, हाँ बीच में सेंटर पॉइंट, बाउंड्री होगा हम लोग का, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके देखिए, अब इंट्रोडक्शन के बारे में तो आप लोगों को बता दें, क्योंकि हमारा शुरुआती सिस्टम जो शुरू हुआ था यहीं से, सर के सानिध्य में जीआरएस एक चलता था बाजार समिति में, पहले उसमें लगभग 4000 बच्चों का एनरोलमेंट था। जस्ट इसके 2-3 कदम के बाद बढ़िएगा तो तीसरे फ्लोर पर मेरा अभी तक बोर्ड लगा हुआ है, एनएस राजपूत समान अध्ययन। अभी भी अगर इधर से गुजरिएगा हो सकता है वो बोर्ड नजर आ जाए, बहुत पौराणिक बोर्ड है, लगेगा हड़प्पा सभ्यता से निकाला हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें, अब चाह रहे थे कि इस कैंपस में आकर के आप लोग के साथ एक बार इंटरेक्ट करें। धीरे धीरे यहाँ पर एक जीएस का जो माहौल है, जिस माहौल को हमने बहुत दिनों पहले छोड़ा था, हम चाहते हैं उसका एक बार रिक्रिएशन हो जाए। रिक्रिएशन हो जाएगा तो इस बात का पता चल जाएगा कि भाई लेवल क्या होता है, जीएस का मतलब क्या होता है। जो जीएस लोग वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ काम कर रहे हैं ना, जैसे क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जीएस का मतलब होता है पूछा पूछी। देखते हैं ना आजकल ग्राउंड में देखोगे 5 गो लड़का लड़की मिलकर मूड़ी जोड़ लिया, नहीं देखते हो? सही रहता है जी। नहीं, ये लड़का बहुत समझदार लग रहा है, ये लड़का मुंह से ही समझदार लग रहा है। तुम्हारा संज्ञान बाद में लेंगे, धीरे धीरे लेंगे। सब जानते हो, सब मेरे सानिध्य में आ जाओगे। अभी चूंकि आज पहला दिन है ना, तो सबका चेहरा थोड़ा थोड़ा अननोन लग रहा है, लेकिन इतना बात पक्का है कि कुछ दिन आपके साथ रहेंगे तो अपना अपना ऐसा लगने लगेगा। क्लियर? तो धीरे धीरे हम लोग का अपना अपना सिस्टम शुरू हो जाएगा। पहले हम अप्रोच कर लेते हैं। अप्रोच, तू तो एकदम बाहुबली तरह से आता है जी। इसका स्टेप बड़ा अच्छा था, और क्या लगा था कि मतलब आज यहां तक पहुंच जाओगे। हाँ नहीं ठीक है, अच्छा। तो चलिए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, ज्यादा डिस्कशन बाद में करते हैं, फिर आप लोग तो रहिएगा ही, हम आपके साथ ही रहेंगे, सब बात बतिया लेंगे बढ़िया से, जो हाँ धीरे धीरे बचा कुचा सब बात, ठीक है ना। देखिए हम आपको आज एक इंट्रोडक्शन मूवमेंट में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, दैट इज द प्रॉपर सिस्टम ऑफ द जीएस। आप इस बात को समझिएगा, जनरल स्टडी का मतलब क्या होता है। हम लोग कभी कभी सुनते होंगे, कोई बच्चा से पूछिएगा कि किस चीज की तैयारी करते हो, तो उसका आंसर होगा कि सर हम करते हैं जनरल कंपटीशन का। सीधा बोलता है। जनरल कंपटीशन का मतलब उसको पूछिएगा किस चीज का, पर्टिकुलर बताओ ना, बैंक का करते हो, एसएससी करते हो, क्या करते हो, का सर जो फार्म आता है सब भर देते हैं। नियम है, बिहार का नियम है। बिहार में पहले हम लोग के पास अप्रोच है कि पहले हम लोग को चाहिए नौकरी, और नौकरी नहीं मिलेगा तो एक्सपायरी डेट में चल जाओगे। अभी भी तुम्हारे गांव में ले जाएंगे, ट्रक लगाएंगे तो 200-300 लड़का कुमारा बैठा होगा, नौकरी नहीं हुआ, शादी नहीं हो रहा है, वो सबको जंगल में छोड़ना पड़ेगा। घर में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि जीएस का जो अप्रोच बोलता है, आप लोग को कोई बताया होगा कि जीएस का मतलब जीके टाइप का एक एक लाइन क्वेश्चन आपको देंगे, हम कल पूछा पूछी कर लेंगे, जो अच्छा बताएगा उसको शाबाशी देंगे।
लेकिन लगातार क्वेश्चन का मॉडरेशन शुरू है। अगर पिछले कोई दरोगा का पीटी का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देखा होगा तो निश्चित रूप से उसको पता चला होगा कि मॉडरेशन का तरीका क्या बदल गया है। फिर बीपीएससी के सवालों को आप देखे होंगे तो उसमें क्या बदलाव आ गया है, देखना पड़ेगा। लगातार हम एग्जामिनेशन को देख रहे हैं तो उसमें जीएस का जो क्वेश्चन है क्या रहा है, बदल रहा है। पहले क्या था कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछता था, लोग बायोलॉजी में 10-20 पेज याद कर लेते थे तो क्वेश्चन लड़ जाता था, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, देखिएगा। स्टार्ट किया दे दियो ना, लाइन लिख ले लिया है, कलर में ले लिया है ना, आ जाओ। अरे हमारा चेला है हुआ। हाँ हाँ हाँ, वो पढ़ाएं उसको। देखिए हम लोग जो अप्रोच किए थे, अप्रोच का मतलब जैसे हम लोग के पास एक सेक्शन आता है, हम लोग बोलते हैं जीएस यानी जनरल स्टडी बोलते हैं, साइंस नहीं। आपको जीएस समान अध्ययन पढ़ना है। अगर इसको हम लोग डीप पढ़ना तो इसका नाम होता है डीएस यानी डीप स्टडी। डीप स्टडी नहीं करना है। कैसा करना है, जनरल स्टडी, समान अध्ययन करना है। लोगों के दिमाग में समान अध्ययन को लेकर एक भ्रांतियां हैं, एक कंफ्यूजन। लोग सोचता है ना कि इतिहास ठीक कर लेंगे हमारा जीएस ठीक हो जाएगा, अकबर बाबर बीरबल के बारे में पढ़ लेंगे तो ठीक होगा। देखिएगा गांव भी जाइएगा तो पूछेगा बताइए कि अकबर का क्या गुप्त पोता था। ये सब सवाल नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कंसेप्चुअल। सवाल किसका पूछेगा सबसे अधिक, अगर जीएस पढ़िएगा तो सबसे पहला टॉपिक आपका होगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर आपका अच्छा है तो आपका मतलब जीएस का पैटर्न सही चल रहा है। इकोनॉमिक्स के बाद अगर हम किसी को जगह देते हैं वो सेक्शन है आपका बायोलॉजी। कौन सा, बायोलॉजी। बायोलॉजी आपका ठीक होना चाहिए। और बायोलॉजी अब वो सवाल नहीं पूछा कि पावर हाउस ऑफ द सेल और आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, सब नहीं सवाल पूछता है। अब सवाल थोड़ा डेप्थ में जाके पूछ रहा है, यानी आपको जानना पड़ेगा कि सही प्रॉपर इंफॉर्मेशन बायोलॉजी का क्या है, कैसे है, मोनरा किसको बोलते हैं, प्रोटिस्टा क्या है, मलेरिया क्या पॉजिटिव एक्शन है, करंट अफेयर से उसका क्या रिलेशन है, ऐसा सवाल पढ़ना पड़ेगा। तो लगातार आप इन चीजों को जो पढ़ रहे हैं, पहले क्या था कि पहले लोग फ्लैट क्वेश्चन को ज्यादा तवज्जो देते थे, ज्यादा जगह देते थे, लेकिन अब फ्लैट क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। आपको कैसा क्वेश्चन पढ़ना है, पहले क्या करना है, कंसेप्ट, तब फिर क्या करना है, डिस्कशन, और बाद में ऑब्जेक्टिव। यानी अगर किसी सब्जेक्ट का पहले हम क्या डेवलप कर लें, कंसेप्ट, फिर क्या कर लें, डिस्कशन, और बाद में निकाल लें ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग का काम हो जाएगा। जैसे आप लोग को फ्री छोड़ते हैं, जैसे किसी एक हम लोग अप्रोच पर बात करते हैं, किसी एक कंसेप्ट पर हम लोग अप्रोच कर लेते हैं। कंसेप्ट का मतलब है कि कोई भी सब्जेक्ट से, जैसे हम लोग के लिए क्या है ना कि हम लोग प्रहार के जोन के लोग हैं, हम लोग को ये टारगेट करके नहीं आना था कि आपको पढ़ाना क्या है। और आपको आपसे बात करने से आपको जरूर ये फील हो रहा होगा कि आप अब सेफ हैंड में आ रहे हैं, सुरक्षित हाथ में आ रहे हैं। और हम आपको क्या करेंगे, आपको तैयार करके मार्केट में ऐसे छोड़ेंगे ताकि जा करके जिसके बोर्ड पर यूपीएससी बीपीएससी लिखा हुआ है उसका आप जरा सा पसीना उतार सके। हम तभी उस दिन अपने आप को सफल मानेंगे। और फिर हमारी दूसरी शुरुआत हुई है तो पक्का एक्सप्लोजन मेरा टाइट चलेगा। कारण क्या है, इस बार मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ फायर चल रहा है, और जिसके अंदर फायर चलता हो वो पक्का अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है, वजूद के साथ करता है, इंट्यूशन के साथ करता है। क्योंकि बहुत दिनों से ये काम हम बोरिंग रोड में कर रहे हैं। बोरिंग रोड में लगातार 6-7 क्लास, आज सारा क्लास ऑफ किए हैं। लोग पूछा भी क्या है, क्या अर्जेंसी हो गया, हम बोले पुराने घर में वापसी कर रहे हैं। ठीक है, बोले थे कि अपने पुराने घर में वापसी कर रहे हैं। पुराने पिच पर खेलने का अंदाज अलग होता है, लगेगा अपने घर के पिच पर खेल रहे हैं, दर्शक भी अपना होगा और बाउंड्री लगाने में मजा आएगा। क्लियर। तो बहुत दिनों तक ये एक डिस्टेंस रहा, इस डिस्टेंस को हम क्लोज करना चाह रहे थे। हमको लगा था कि यहां पर आना जरूरी है और अपने एक्सप्लोजन को शुरू करना। आप जितना भी यहां पर देख रहे हैं, जितना भी यहां पर आप समझते होंगे कि बहुत बड़े बैनर हैं जीएस के, सबको 2013 में पढ़ाए बिठा करके इसी तरह के क्लास में। और उसके बाद हमारी वापसी फिर से हुई है और आप लोगों को तैयार करके एक्सप्लोजन करके वहां तक पहुंचाएंगे। अभी ये तैयार शुरू हुआ है। अगर सर्च करना होगा तो आप जरूर इसको सर्च कीजिएगा, क्योंकि हम अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करते। अतिशयोक्ति मतलब समझते हो ना, बढ़ा चढ़ा करके, ये कभी हम बात नहीं करते हैं। एक बार एक कवि किया था अतिशयोक्तिपूर्ण बात, कहा था कि प्रेमिका जो प्रेमी के वियोग में इतनी दुबली हो गई खटिया मिल नहीं रही थी। समझ रहे हैं, ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। बोला था कि प्रेमी के वियोग में इतनी दुबली हो गई थी खटिया मिल नहीं रही थी, तो हम लोग का कंसेप्ट बोलता था कि प्रेमिका थी कि खटमल थी। ऐसा ही इसको हम लोग अतिशयोक्तिपूर्ण बात बोलते हैं। एक बार एक और बोला था कि हमारे नानी घर में इतना बड़ा गुहाल है, गाय जाती है 9 महीना के बाद बछड़ा के साथ निकलती है। कितना बड़ा गुहाल है जी,
कहाँ रख, गुहाल कहाँ है? तो थोड़ा देर के बाद वो भी बोलता है कि मेरे नानी घर में बांस है, पानी नहीं पड़ता है, थोड़ा सा हूर देते हैं। तो बोला वो बसवा कहाँ रखते हो? कहा तुम्हारे नानी घर वाला गुहाल में। तो समझ पा रहे होंगे कि अतिशयोक्तिपूर्ण इसको बोलते हैं, जो बढ़ा चढ़ा करके बातों को करे। हम आपके साथ करने आए हैं एकदम अप्रोच और कनेक्टिविटी के साथ काम। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि अगर आप काम करें तो सबसे पहले किस पर करना पड़ेगा? इकोनॉमिक्स। दूसरा सेक्शन बायोलॉजी। आप बोलिएगा सर एगो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, एगो साइंस का आप सब्जेक्ट को कोरिलेट कर रहे हैं, कि कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करेगा? तो आपको बता दें कि अभी जितना भी एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ द बायोलॉजी बहुत जबरदस्त, और क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में पूछ रहा है। अब वो फ्लैट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछेगा, आप 5000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? कंसेप्ट लाना पड़ेगा। तीसरा एक सेक्शन आपके पास, ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो सबसे फ्लैट क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटी। क्या बोलते हैं? पॉलिटी। हम दावा करते हैं अगर पॉलिटी बता देंगे, यानी स्टार्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर 395 आर्टिकल के बाद का जो इजाफा हुआ है, तो सारा अगर संविधान आपको बता देंगे तो आपके जुबान पर पूरा आर्टिकल आ जाएगा। एक यूपीएससी एस्पायरेंट जो यूपीएससी का तैयारी करता है, उसके पास ज्यादा से ज्यादा 100 से 125 आर्टिकल होता है, लेकिन आपके जुबान पर 150 आर्टिकल होगा। जब पूछेंगे तब बताइएगा, लेकिन आपको रटवाएंगे नहीं, आपको क्या करेंगे? अप्रोच करवाएंगे, कैसे हम लोग को करना है। तो चलिए ये सब बात बाद में करते हैं, ये सब तो अभी बताना है। आप ही लोग से एक टॉपिक लेते हैं, 360 डिग्री पर उसको हम लोग सर्कुलर करते हैं, आप ही से लेते हैं। हम लेंगे तो लगेगा कि हाँ सर व्यवस्था कर लिए होंगे आप, हाँ आपसे लेते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं लड़ाते हैं, आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लड़ता है तो ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस है। तो 360 डिग्री का एक सर्कुलर पाथ लगाते हैं। इसको डिलीट करना बाबू, यहां हमको दे दो ना। अच्छा है, आ गया, हाँ समझ गया, समझ। कर लेंगे ये मैक्स हब का है, ये न्यू लाइन पर आदत है हमको। ये उसको भेजो ना जो बैठ के क्या कर रहा है। आओ तुम्हें, आओ बड़ी तुम तू ताबला है, जाओ। हाँ तो क्लोजे कर दिया। चलो ठीक, नहीं नहाया था जी। चलिए आते हैं हम लोग, अब टॉपिक आप ही लेके से लेते हैं, पीछे से लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। किसी से पीछे से, अब एक के बार सब बोल दोगे तो गड़बड़ है। अच्छा बायोलॉजी, एक साइंस का सेक्शन लेते हैं, फिर तुम लोग तो आज सबको शामिल करेंगे। आज आप लोग को लगना चाहिए, ये लगना नहीं चाहिए कि हमारा बात नहीं मानते हैं, आज सबका बात बराबर मानते हैं। पहले बायो का सेक्शन लेते हैं, बायो का एक बायो का कंसेप्ट लेते हैं, 360 डिग्री पर उसको राउंड कराते हैं। देखिएगा जैसे जैसे समझिएगा कि अगर बायो सेक्शन को आपको पढ़ना है, बायोलॉजी सेक्शन को पढ़ना है, तो सबसे पहले इसमें अप्रोच क्या करना पड़ेगा कि एक किंगडम है जिसका नाम है एनिमेलिया। नाम सुना होगा, क्या नाम है? एनिमेलिया। कौन सा किंगडम है? एनिमेलिया। एक किंगडम है जिसका नाम होगा मोनरा। नाम सुना है सब की नहीं? क्या नाम है? मोनरा। एक किंगडम नाम है जिसका नाम है प्रोटिस्टा। क्या नाम है? प्रोटिस्टा। और 1 2 3 और एक किंगडम जिसको हम लोग बोलते हैं प्लांटे। नाम सुना है कि नहीं? अब बताइएगा कि अगर हम लोग किसी चीज का अप्रोच डेवलप करना चाहते हैं तो हम लोग का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा होगा? एनिमेलिया। क्योंकि एनिमेलिया में हम लोग खुद आते हैं, नहीं एनिमल आते हैं तो हम लोग खुद आएंगे। तो हम लोग अगर खुद आएंगे, अगर अपने स्ट्रक्चर को ब्रेन से लेकर यानी यहां से लेकर और टो तक पूरा क्लियरेंस कर लें तो हम लोग के पास एक मेडिकल साइंस का अप्रोच आ जाएगा, नहीं आएगा? तो कंसेप्ट डेवलप होगा कि नहीं? तो अगर हम लोग सबसे टॉप फिगर पर बात करते हैं ब्रेन का, तो ब्रेन से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, पहले इस पर हम लोग अप्रोच करें। जैसे हम लोग का ह्यूमन ब्रेन है, तो ह्यूमन ब्रेन का सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि भाई इसका वेट कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम होता है, 1350 ग्राम या 1400 ग्राम जो भी होगा। 1300 से 1400 ग्राम, कहीं 1350 मिलेगा, कहीं 1400 मिलेगा, कहीं 1300, इससे जाना नहीं है। कितना ग्राम होगा? 1400 ग्राम। अब हम जब ब्रेन पर बात करेंगे तो हम लोग का ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो सिस्टम है वो इस तरह का बना हुआ, यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स।
क्या बोलते हैं? क्रेनियम बॉक्स। ध्यान दीजिएगा कैसे अप्रोच करना है। इस क्रेनियम बॉक्स को धीरे धीरे क्या होता है कि यहां से स्किन हटाकर इस क्रेनियम बॉक्स को खोला जाता है और देखिएगा पूरा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होगा, मतलब लिक्विड यहां पर रहेगा ब्रेन में। उस ब्रेन के लिक्विड में ये जो पीछे वाला वर्टिकल कॉलम है, ये यहां तक हम लोग का कॉलम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड। तो आपको पता होगा कि अगर स्पाइनल कोड को, ध्यान दीजिएगा, अगर स्पाइनल कोड को हम ब्रेन के साथ जोड़ देंगे तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाम सुना होगा। कौन सा सिस्टम? सेंट्रल। खाली सुनिएगा आराम से, आज कुछ एकदम नहीं है, सोचना नहीं कि हमको बायोलॉजी पढ़ना है, बस समझना है। तो बोलता है कि ब्रेन की कनेक्टिविटी किसके साथ? स्पाइनल कोड। और इस स्पाइनल कोड के साथ पूरा तार हमारे टीप तक पहुंचा रहता है, यहां तक, उंगली तक। जैसे कि अगर आप चल रहे हैं और आपके हाथ में किसी का टच हो गया तो इमीडिएट आपको पता चलेगा कि हाथ में टच हुआ और अपने हाथ को क्या करते हैं? हटाते हैं। और ये बात का एक्शन हम लोग को पता चलता है 1/10 सेकेंड में, 1/10 सेकेंड में हम लोग को पता चल जाता है इस बात का कि हम लोग के हाथ में ठंडा या गर्म सटा है। इस पर जो एक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शन। कौन सा एक्शन? रिफ्लेक्सिव, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया हो रहा है। अब समझिएगा कि पूरा बॉडी जो है, पूरा बॉडी में एक सिस्टम, जो सबसे बड़ा सिस्टम है, उस सिस्टम का एक नाम दे सकते हैं नर्वस। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। और इस नर्वस सिस्टम का यूनिट का नाम है न्यूरॉन। क्वेश्चन पूछा भी जाता है सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। और सबसे बड़ा तंत्र कौन है? तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। तो बताइएगा कि क्या नर्वस सिस्टम का पार्ट ब्रेन होगा? होगा, बिल्कुल होगा। नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन होगा? ब्रेन। और अगर ब्रेन को स्पाइनल कोड के साथ जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाएगा ना। और हम लोग का ब्रेन किस में है? बॉक्स में। इस बॉक्स का नाम है क्रेनियम बॉक्स। क्या नाम है? क्रेनियम बॉक्स। अब समझिएगा कि जब इतना अप्रोच हम लोग के पास आना शुरू हुआ था, हम लोग इस पर एक काम कर सकते हैं। काम हम लोग का चलेगा, ध्यान दीजिएगा, काम हम लोग का चलेगा। जब इस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग के पास एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा समझना है। तो हम लोग एनिमेलिया से अपना काम शुरू किए हैं, तो बताइएगा एनिमेलिया में हम लोग आएंगे, ह्यूमन बीइंग आएगा ना। तो जब एनिमेलिया में ह्यूमन बीइंग आएगा तो पक्का है, ध्यान देना है कि पक्का है कि हम लोग अपना एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किससे? किससे करेंगे? ब्रेन से। किससे करेंगे? ब्रेन से। और ब्रेन का दूसरा नाम है सेफ्लॉन। क्या नाम है? सेफ्लॉन। ब्रेन को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? सेफ्लॉन। अब यहां ब्रेन को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एक टॉपिक हम लोग के पास आया, कौन? सीएनएस, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये ब्रेन किसके साथ जुड़ेगा? स्पाइनल कोड के साथ। किसके साथ जुड़ेगा? स्पाइनल कोड। तो बताइएगा ये स्पाइनल कोड और ये ब्रेन आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा हुआ कि नहीं? हो गया ना। और नर्वस सिस्टम अगर आपका सबसे बड़ा सिस्टम है तो इसमें सबसे छोटा यूनिट का नाम क्या है? न्यूरॉन। क्या नाम है? न्यूरॉन। और आप जब देखिएगा तो आपको इस तरह से पोजीशन पता चलेगा कि न्यूरॉन का अपना एक्साइल होता है, जो क्या करता है कि डेंड्रॉन के सहारे, किसके सहारे? डेंड्रॉन के सहारे आपके मैसेज को रिसीव करता है। और रिसीव करके किसको देगा? सेंटर को। किसको देगा? सेंटर को। और वो सेंटर फिर दूसरे सेंटर को देगा और कहां पहुंचेगा? ब्रेन में। और ब्रेन इस पर एक्शन लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एक्शन। कितने समय में होता है? 1/10 सेकेंड में। और आपके ब्रेन का वजन कितना है? अब जब हम लोग ब्रेन पर बात कर रहे हैं तो आपको यह पता होगा कि हम जब अपने ब्रेन के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेन का हम लोग का अप्रोच दिखेगा। तो ब्रेन को जब देखिएगा तो ब्रेन आपको 3 भाग में दिखेगा, ये अपर, मिडिल और लोअर। बोलता है अपर में एक बहुत, जिसको हम लोग प्रोजेनसेफ्लॉन बोलते हैं, इसमें एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम। नाम सुना होगा। कौन सा? सेरेब्रम। सेरेब्रम के बारे में सबसे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ये क्या है कि सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी। जैसे कि अगर हम लोग के भगवान ने हम लोग को क्या दिया? बॉक्स दिया है। अगर ये बक्सा नहीं रहता तो पीछे से कोनो को छू देता और उसको यादें ना आता कौन छुआ है, तो क्या होता? उसको ऊपर वाला पार्ट कौन? सेरेब्रम इफेक्टेड हो जाता। इसके बाद सेरेब्रम के अलावे एक होता है सेरेबेलम, जो बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। जैसे ड्रंकर जो है, शराब पीने वाला का क्या होता है? शराब पीने वाले का क्या नर्वस सिस्टम क्या होता है? स्लो हो जाता है। और उसको लगता है कि हमको मजा आ रहा है, गड़बड़ है, उसका स्लो हो जाएगा। यानी नर्वस सिस्टम का एक्टिविटीज क्या हो जाएगा? स्लो। जब स्लो हो जाएगा तो पक्का नर्वस सिस्टम लेट से काम करेगा तो उसको ठीक लगेगा। तो कहने का मतलब है कि सेरेबेलम का काम है हमारे बॉडी को बैलेंस करना, और सेरेब्रम का काम क्या है? मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल। जो आप सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो थिंकिंग करते हैं, जो आपकी इच्छा शक्ति है, वो सब किस पर डिपेंड करता है? सेरेब्रम पर। तो सेरेब्रम पार्ट है अपर ब्रेन का
और सेरेबेलम पार्ट है नीचे वाले ब्रेन का। ये दोनों क्वेश्चन पूछता भी है। अब जैसे ये हम क्वेश्चन एक बार रिपीट किए बायो का, जैसे आपसे सवाल पूछे कि सेफ्लॉन का मतलब ब्रेन होता है या नहीं होता है? ब्रेन को अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रेन के साथ स्पाइनल कोड जुड़ा रहता है। बोलिएगा हाँ या ना में? स्पाइनल कोड जुड़ा रहता है। अगर ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ देंगे उसको हम लोग बोलेंगे सीएनएस। क्या बोलेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बोल सकते हैं ना? हमारे शरीर में सबसे बड़ा सिस्टम नर्वस सिस्टम है। अभी बताएं कि नहीं? हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा सिस्टम नर्वस सिस्टम, उसके यूनिट को न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है? न्यूरॉन में मैसेज को रिसीव करने के लिए डेंड्रॉन होता है। अभी बताएं तुरंत। मैसेज को रिसीव करने वाला डेंड्रॉन, और वो किसको देगा? सेंटर को, और सेंटर फिर मैसेज अपना पास करेगा और धीरे धीरे कहां जाएगा? ब्रेन में। कितने सेकंड में बाद पता चलेगा? वो 1/10। और इस 1/10 में जब पता चल जाएगा, इसके बाद जब ब्रेन को निकालते हैं, ब्रेन को कितने भाग में बांटे? 3। बहुत अच्छा। ऊपर वाले पार्ट में एक मेमोरी सेरेब्रम, ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले को सेरेबेलम क्या करेगा? बॉडी में बॉडी को बैलेंस करेगा। आपको बोले थे याद करने बेलम मतलब बैलेंस। आपको बोले थे याद करने ये सब बात? नहीं ना, इसको बोलते हैं कंसेप्ट। अगर एक बार हम कंसेप्ट डेवलप कर देंगे तो छोटा बात बताए हैं, क्योंकि धीरे धीरे अभी टाइम टकिंग ऐसा नहीं कि आज ही आपको बायोलॉजी में पारंगत कर दें। आप यहां से जाइएगा बायोलॉजी चूना शुरू कर देगा। इसको पढ़ने के लिए एक टाइम टकिंग आपको करना पड़ेगा, और इसी अप्रोच से हम लोग काम करेंगे। देखिए क्या है ना, अगर आप बायो पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका एडमिशन पीएमसीएच पार्ट 1 में हो चुका है। अगर ये सोच लीजिएगा तो ये सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाएगा। कारण क्या है कि हर हाल में आजकल क्वेश्चन मेडिकल साइंस ऐसा पूछ रहा है। आपको लीवर का डिटेल जानना पड़ेगा, किडनी क्या क्या करती है उसके बारे में जानना पड़ेगा, आपके बॉडी में मसल्स का क्या क्या फंक्शन उसको जानना पड़ेगा, प्लांट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है उसका क्या फंक्शन उसको जानना पड़ेगा, प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं उसको जानना पड़ेगा। ये सब जानिएगा तब दैट इज द बायोलॉजी। ये वन लाइनर क्वेश्चन रट करके बायोलॉजी आप अच्छा नहीं कर सकते। हम आपको पढ़ाएंगे, ये तो थोड़ा फास्ट पढ़ा दिए, हम आपको एकदम स्थिर से पढ़ाएंगे, स्टेबल करके पढ़ाएंगे। लेकिन दावा करते हैं कि अगर बायोलॉजी पढ़ा के आपको भेज दिए तो कोई पीएमसीएच के पार्ट 1 के कैंडिडेट्स आपकी भेंट भी हो जाती है तो आप में उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। बस आपको दवा पता नहीं रहेगा, उसको दवा पता रहेगा। डायग्नोसिस कंप्लीट आपको पता रहेगा दैट इज द अप्रोच क्या होता है। इसी तरह से हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना है। रही बात दूसरे सब्जेक्ट का, तो चूंकि ये कंसेप्ट है बायोलॉजी का, बायोलॉजी में बहुत सारा, जैसे ब्लड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ब्लड के बारे में जानते होंगे थोड़ा। ब्लड का एक बार कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। आप लोग पढ़े होंगे वन लाइनर जरूर अलग अलग, लेकिन एक बार हम लोग ब्लड को एक कंसेप्ट में देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लिया कि अगर हम लोग ब्लड पर काम करें, ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। अब जैसे मान लिया कि हम लोग किस पर काम कर रहे हैं? ब्लड पर। तो अच्छा एक कोई बताइए कि ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एनीबॉडी एल्स? हेमेटोलॉजी। बहुत अच्छा। हम लोग ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। क्वेश्चन आता भी है कि द स्टडी ऑफ ब्लड इन विच ब्रांच? हेमेटोलॉजी। कौन सा ब्रांच में करेंगे? हेमेटो। अब सोचिएगा कि अगर हेमेटोलॉजी का यूज किया है, ध्यान दीजिएगा, नाम रखा है हेमेटोलॉजी। देखिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, थोड़ा अंग्रेजी लिखेंगे, घबराइएगा नहीं। ये नहीं कि घबरा जाइएगा सर हिंदी लिखिए ना, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। काहे कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको बाइलिंगुअल पढ़ना पड़ेगा। और अब जमाना आ गया है जब आप लोग थोड़ा और मॉडरेट हो जाइए, क्योंकि हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब उसमें क्या है ना कि हिंदी में आएंगे, इतिहास पढ़ेंगे हिंदी आएंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट का डिमांड उसको करना पड़ेगा। तो बायो पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बायोलॉजी टर्म का यूज करना पड़ेगा। तो बताइएगा कि हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ब्लड का। तो एक वर्ड हम लोग के पास आ गया, देखिएगा ध्यान से, हिम। क्या आ गया? हिम। और हिम का मतलब ये होता है आयरन। क्या नाम होता है? आयरन। अब इसका मतलब है कि हमारे ब्लड में आयरन है, तभी तो हेमेटोलॉजी हो गया। समझ रहे बात को कि नहीं? हमारे ब्लड में क्या है? आयरन, तभी तो इसका नाम हेमेटोलॉजी हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जो ब्लड का निर्माण हो रहा है उसमें आयरन का भूमिका महत्वपूर्ण है। तो आयरन को हम लोग दो तरह की तरीके से देखते हैं, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। पढ़े होंगे ना आप, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, पढ़े कि नहीं? ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो बोलता है कि जो आयरन का निर्माण आपके बॉडी में हो रहा है वो फेरस या फेरिक होता है। क्या होता है? फेरस या फेरिक। अब एक चीज देखिएगा, हिम मतलब क्या है? आयरन। अब जैसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस वर्ड का यूज करते हैं, हीमोग्लोबिन। नाम सुना है कि नहीं? हीमोग्लोबिन बोलता है कि वो आदमी का जो है ना शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया है, जिसके कारण 10 गो सीढ़ी चढ़ेगा तो हाफने लगेगा। सुनते होंगे
क्या चीज कम हो गया है? हीमोग्लोबिन। सुने होंगे अक्सर कि इसलिए वो हाफ रहा है कि उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, क्योंकि आपके बॉडी में कम से कम 14 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 14 ग्राम। अगर 14 ग्राम से कम हो रहा है तो इसका मतलब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है। तो बोलता है कि हीमोग्लोबिन को हम लोग सिंबॉलिक रूप से बोलते हैं Hb। क्या बोलते हैं? Hb। और Hb का काम क्या है कि ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? बाइंड करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है। तो जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा उसके शरीर में ऑक्सीजन का डिटोरेशन हो जाएगा, घट जाएगा, और जब आपके बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप तुरंत थक जाइएगा। इसलिए बोलता है कि हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो इसका यह मतलब है कि जैसे अगर हम लोग ब्लड को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड सेल नहीं है, क्या है? टिश्यू है। और किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड में। इसको हम लोग संयोजी ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजित। तो ब्लड में आपका क्या क्या होता है? आरबीसी, क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, और क्या होता है? प्लेटलेट्स, ठीक है, और क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और क्या होता है? प्लाज्मा। ये सब क्या रहेगा? ब्लड में। ये सब मिलके क्या बनाया है? ब्लड। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्लड में जो प्लाज्मा है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश में एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है, गांव सब में देखिएगा कि चचा या दादा या मामा सब गस्ता के अबरी बेटा का नौकरी होगा तो 2 पाठा जोड़ा पाठा देंगे। ये सब सुनते होंगे, बड़ा हम लोग के यहाँ ये प्रचलन में है। भगवान को पाठा चाहिए नहीं, चाहिए तो हम ही लोग उसको जाकर के बना उना के खा के पूरा मौज करते हैं। और बेचारा पाठा का क्या गया, उसकी माँ तो रोज मनाती होगी इसका नौकरियन हुए, नहीं तो हमारा बचवे काटेगा। तो यहाँ पर हम लोग के यहाँ गछा जाता है कि पीओ बन जाएगा तब 2 जोड़ा पाठा देंगे, 1 जोड़ा। रेलवे में अबरी नौकरी हो जाए तो अबरी पाठा दिया जाएगा। उसमें क्या होता है कि हम लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं कि जैसे पाठा कटा तो हम लोग उस ब्लड का एक टिक्का लगाते हैं। जैसे देखते होंगे जब हम लोग पूजा त्योहार में ऐसा होता है तो हम लोग टीका लगाते हैं। तो जब टीका लगाते होंगे तो सीधा ऊपर का आता होगा लिक्विड। ब्लड चूंकि अंदर क्या हो गया? क्लॉट कर गया, थक्का जम गया, और ऊपर वाला चीज जो अब जो उछे तो पानी है, वाटर। तो वाटर के साथ आपका लगता होगा, तो ये जो वाटर कुछ और नहीं बल्कि क्या है बाबू? प्लाज्मा। क्या है ये? प्लाज्मा। ई प्लाज्मा में ध्यान दीजिएगा, पूरे ब्लड में प्लाज्मा का जो परसेंटेज है वो 55 से 60 है। यानी ब्लड में परसेंटेज प्लाज्मा कितना है? 55 से 60। आई 55 से 60 में जल है 90%। कितना परसेंट है? 90%। पक्का है कि लिक्विड तो लगेगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्लड के अध्ययन किसके अंतर्गत? हेमेटोलॉजी। क्या ब्लड में आरबीसी होगा? डब्ल्यूबीसी होगा? प्लेटलेट्स होगा ना? ब्लड में प्लाज्मा होगा। और अगर प्लाज्मा को देखेंगे तो प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज कितना? 90%। और ब्लड में प्लाज्मा 55 से 60। तो अभी हमको आपको बोल रहे हैं याद करने के लिए, ये अप्रोच है, खोलिएगा अप्रोच खुलेगा। अभी और इसको हम लोग अप्रोच को खोलते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब हम लोग काम करेंगे, समझिएगा कि हम लोग के पास ब्लड में सबसे पहला टॉपिक कौन सा आ गया? प्लाज्मा। समझना है थोड़ा सा समझिएगा। बताइएगा प्लाज्मा के परसेंटेज कितना? 55 से 60। ये 55 से 60% ब्लड में प्लाज्मा है, और 55 में से 60% वाटर कितना है? बोलिएगा 90%। कितना है? 90%। एकदम ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा में ब्लड में प्लाज्मा है 55 से 60, और प्लाज्मा में वाटर कितना है? 90%। तो कुछ ना कुछ 10% होगा ना बाबू, होगा कि नहीं? इसका मतलब 90% वाटर, 10% कुछ होगा। तो बोलता है 10% कुछ मिनरल्स है, और एक जो है जिसको हम लोग इंजाइमेटिक बोलते हैं, जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है फाइब्रिन। नाम सुना होगा, ये क्वेश्चन खूब पूछता है। क्या नाम है? फाइब्रिन। ये फाइब्रिन अगर निकाल दीजिएगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। ये फाइब्रिन को निकाल दीजिएगा तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। बोलता है कि प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिन को एग्जिट करा लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, जो रेस्ट बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। आप लोग क्या करते हैं? रट्टा मार लिए कि सीरम क्या है, ब्लड क्या है, प्लाज्मा क्या है। अब तो पता चल गया। पूछेगा ब्लड में प्लाज्मा में वाटर, और अगर वाटर 90% 10% कुछ होगा ना, तो 10% में अगर फाइब्रिन को हटा दिए तब तो क्लॉटिंग नहीं होगा, तो क्या बचेगा? सीरम। तो इसी सीरम से हम लोग बनाते हैं अपने लिए। अब पूछेगा सीरम का काम क्या सर, क्या क्यों हमको सीरम चाहिए? तो सीरम हम लोग यूज करते हैं एंटीडोन में। जैसे सुनते होंगे कि किसी को गांव में सांप काट लिया ना, तो बोलता है कि डायमंड कट्स डायमंड, लोहा को काटता है, यानी पॉइजन को पॉइजन ही काटेगा। ध्यान देना है।
तो क्या करता है कि पता किया जाता है काटने के अंदाज से कि इसको कोबरा काटा कि करैत काटा कि या कौन सा काटा है। याद रखिएगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जब डॉक्टर पता करती है कि इसको किस तरह का स्नेक काटा है और उसके काटने के अंदाज से ये क्या करता है कि उसके एंटी सीरम को चलाया जाता है ताकि ये ठीक हो जाए। तो ध्यान रखना है कि एंटीडोन बनाने का हमारे यहाँ नियम क्या है कि घोड़े को पहले दिन 0.1 मिलीलीटर देगा इंजेक्शन कोबरा का, फिर बढ़ाएगा 0.2, धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा और बढ़ा के एक दिन 1 मिलीलीटर देगा, घोड़ा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद घोड़े को काट दिया जाता है और उसके सारे ब्लड को बाहर कर लिया जाएगा। जब बाहर ब्लड को करेगा तो ऊपर में क्या तैरेगा, प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को अलग कर लेगा। जो रेस्ट अमाउंट है वही कहलाता है एंटीडोन, वही हम लोग के शरीर में दिया जाता है। अब समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं, सीरम। कंफर्म हो रहा है कि नहीं? अब कंसेप्ट बताइएगा। अगर हम रैंडमली क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि अगर हम लोग बोले कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है या नहीं, अगर कनेक्टिव टिश्यू है तो क्या इसमें प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, डब्ल्यूबीसी, तो प्लाज्मा कितना % होगा? बहुत अच्छा, 55 से 60। प्लाज्मा में वाटर कितना होगा? अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिन को निकाल दिए तो सीरम बनेगा। क्या बनेगा? सीरम, जो एक तरह का एंटीडोन है, जो तरह का एंटीडोन है। अगर हम लोग बात करें कि प्लाज्मा 55 से 60% है, उसमें 90% तो 10% कुछ और होगा, तो 10% में ब्लड को थक्का जमाने में मदद कौन कर रहा है? फाइब्रिन। और फाइब्रिन को निकाल देंगे तब, फाइब्रिन को निकाल देंगे तो जो रेस्ट अमाउंट बचेगा उसी को सीरम बोलते हैं। आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी, घुस करके पढ़ना पड़ेगा। ये जो वल्नरर ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, अभी जैसे आपको बोले हीमोग्लोबिन किसके साथ टाई अप करता है? ऑक्सीजन के साथ। अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन से बाइंड अप क्या होगा? कम हो जाएगा, और जब बाइंड अप कम होगा तो आप तुरंत थक जाइएगा। देखिएगा, कभी कभी देखते होंगे कि प्रेगनेंसी के केस में महिलाओं का जो परसेंटेज ऑफ द ब्लड होता है यानी हीमोग्लोबिन 9% तक हो जाता है, 7% हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे वजह क्या है, ध्यान देना, थोड़ा सा बताएंगे क्लियर हो जाएगा। इसके पीछे वजह है कि आप जो बच्चा है ना, बच्चा एक प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, माँ के प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चा है और ये बच्चा किसके जुड़ा हुआ है? प्लेसेंटा से। इस प्लेसेंटा से जुड़ा है, माँ जो भी भोजन कर रही है बच्चा तक पहुंच रहा है, किसके माध्यम से? प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि किससे जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा। ठीक है, किसके साथ? और जितना बच्चा भोजन करेगा, पानी लेगा, सब प्लेसेंटा के माध्यम से लेगा। अब यहाँ पर इस बच्चे को मूवमेंट करने के लिए यहाँ पर लिक्विड होता है, कहा जाता है कि एडिक्वेट मटेरियल के रूप में पानी की आवश्यकता होती है ताकि बच्चा मूवमेंट कर पाए। जब कभी बच्चा मूवमेंट नहीं करता है तो अल्ट्रासोनिक में डॉक्टर उसको सलाह देता है कि आपको इमीडिएट ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि अब बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है। याद रखना है, जो यूट्रस में बच्चा है उसका हार्ट बीट बहुत तेज होता है। अगर कभी अल्ट्रासोनिक इस बच्चे का हार्ट बीट देखिएगा तो 200-250 प्लस होता है, और किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को देखिएगा उसके हाथ रख करके तो उसका हार्ट का बीट बहुत तेज होगा। कारण क्या है कि जितना बॉर्न, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका हार्ट बीट क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा। तो बोलता है ये अपना भोजन किसके थ्रू कर रहा है? माँ के प्लेसेंटा। तो पक्का इस प्लेसेंटा में इस पूरे इसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा है? ब्लड। तो पक्का ब्लड का ज्यादा यूज कहाँ हो रहा है? यूट्रस में। तो निश्चित रूप से माँ में ब्लड की कमी होगी। तो ब्लड की जब कमी होगी तो कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसको आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली दी जाती है। इसके पीछे वजह क्या है कि कैल्शियम के बारे में जान लीजिए, Ca++ में कैल्शियम के बारे में इसलिए दिया जाता है कि अगर आप में आयरन कम हो गया और आपको आयरन नहीं मिल पा रहा है तो आयरन बनना आपके क्या करेगा? आपके कैल्शियम को गलाना स्टार्ट करेगा, यानी आपके कैल्शियम में से आयरन को निकालना शुरू करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है? आयरन की गोली और कैल्शियम की गोली दी जाती है। क्योंकि जो बच्चा डेवलप हो रहा है, ये बच्चा यूट्रस में आके शिफ्ट किया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो बच्चा डेवलप हुआ था वो था ओविडक्ट में। किसमें किया था? ओविडक्ट में। और यहां पर जो ना, यहां से जायगोट बना करके शिफ्ट यहां किया और यहां पर ये डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हुआ। अब देखिए बच्चा बड़ा होगा, बहुत सारा चीज होगा। जैसे माँ में एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, नाम है ऑक्सीटोसिन, नाम सुना होगा। ऑक्सीटोसिन के बाद बच्चा का जन्म होगा। फिर माँ में एक हार्मोन का सेक्रेशन होगा रिलैक्सिन, माँ रिलैक्स हो जाएगी। फिर माँ के अंदर उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक हार्मोन का सेक्रेशन होगा, इसका नाम होगा लैक्टोजेनेटिक हार्मोन। कौन सा? लैक्टोजेनेटिक, जो दूध को बनाएगा और उस दूध को निकालने में मदद करेगा ऑक्सीटोसिन। याद रखिएगा कि बच्चा इतना सेंसिटिव होता है कि अपने एसेंस से, स्मेल से अपनी माँ को पहचानता है। दूसरे के गोद में दीजिएगा तुरंत उसको पता चल जाएगा कि हम किसी और के पास। इसलिए जब भी इस चैप्टर को पढ़िए तो अपने आप को जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा कि हम माँ से पैदा हुए और हमारा जो
हमारा जो विकास हुआ इसी तरह से हुआ है। जहां आप ये सोचना शुरू कर दीजिएगा लड़का और लड़की, ओविडक्ट, स्पर्म और ओवा, नहीं पढ़ पाइएगा चैप्टर को। हर बार आपको सोचना पड़ेगी हमारी जो उत्पत्ति हुई है, हम जहां से जनरेट हुए हैं, उस पूरे सिस्टम को जानना जरूरी है। और हम सभी की उत्पत्ति मां से हुआ है। यहां सर्वोपरिता पे एक टप वर्ड का यूज होता है, किसका? मां। इसलिए कनेक्टिविटी किसका होगा? मां। इसलिए आप जो आए हैं, आपके एसेंस में मां के एक्टिविटीज में आपकी कनेक्टिविटी है। हम लोग साइकोलॉजिकल जो है, अगर उनके गोद में जाइएगा तो उस बच्चा चुप हो जाता है, दूसरे को गोद में जाता है फिर रोने लगता है। इसका मतलब है कि हार्मोनल चेंजेज हो रहा है जो मां के साथ उसको अटैच करने का काम करता है। बहुत सारा बात है। बायोलॉजी अकेले नहीं है, बायोलॉजी दैट इज द टाइप्स ऑफ द साइकोलॉजी है, बायोलॉजी टाइप्स ऑफ द सोशलॉजी है, बायोलॉजी टाइप्स ऑफ द केमिकल कंपोजिशन है। हमारा पूरा बॉडी केमिकल कंपोजिशन पे बना हुआ है। बस हम लोग को वक्त थोड़ा बिताना है और तरीके से पढ़ना है। थोड़ा आज आपको फास्ट इसलिए बता रहे हैं कि आज पहला दिन है, हम चीजों से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते थे कि आते के साथ आप लोग से थोड़ा इधर उधर का बात करके चले जाएं। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है क्या, आपको पढ़ना क्या है और आप सफल कैसे होइएगा। अभी आपको लगता होगा कि चलो ऐसा है तो देख लेंगे बाद में जो होगा, लेकिन 2-3 साल के बाद बेरोजगारी सबसे खराब चीज होता है। जब 3 साल के बाद एक बारात में जाइएगा और बारात में बगल वाले बूढ़ा आपसे पूछेगा कि कहीं हुआ कि नहीं कहीं जुगाड़, तो उस समय लगेगा भोजन नहीं करें, भोजन का पूरा जो खाएं निकल जाए। इसी तरह का सच, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में क्या होता है ना, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि कितना दिन से पटना में 2-3 साल से, तब क्या हुआ? बस 1.5 नंबर से। कहा 1.5 नंबर पूरा कहन लेता है, बराबरे तुम 1.5 नंबर 2 नंबर से फेल कर रहा है, इसको कंप्लीट कर लो। तो आप अपने लाइफ जिस अभी एज में हो ना, हर काम को करो, लेकिन एक काम जरूर अपने कंसंट्रेशन में, अपने दिमाग में जरूर डाल लेना कि कम से कम सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटा करो। अगर 4 घंटा करके तुम रोड पर निकलते हो, तुम्हारा चलने का स्टाइल बदल जाएगा, लगेगा कोई बादशाह चल रहा है। आज 6-7 दिन नहीं पढ़ो ना, लगेगा हक हक मिजाज रहेगा, हाँ, कमजोरी टाइप का फीलिंग होगा। हम जिस उद्देश्य से यहाँ पे आए ना, वो उद्देश्य अगर नहीं होता है तो हमारे अंदर एक कमजोरी आता है, और हम जिस उद्देश्य से उसको करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आप सेल्फ स्टडी अगर 2-3 घंटा करके निकलिएगा तो आपका किसी चीज पर बात करने का तरीका बदल जाएगा, और आप अगर कम पढ़िएगा तो आपको नहीं अप्रोच होगा। तो चलिए अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे, क्योंकि हमारे इंटरव्यू में तो हमको भाई नौकरी चाहिए। हमारे टारगेट में रहता है कि भाई ये आपके पास देखिए कौन कौन वैकेंसी आ रहा है, ये बता रहे हैं। आपके पास अभी 10+2 आएगा, बिहार एसएससी, क्लियर, इस पर जोर लगाइएगा आप लोग। 75 क्वेश्चन पूछेगा जीएस, 25 क्वेश्चन पूछेगा मैथ, और 50 क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग। अंग्रेजी नहीं पूछता है बिहार में, परीक्षा निकालने की अंग्रेजी कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजी अगर पढ़ना है तो सेंट्रल एसएससी निकालिए, क्लियर। सेंट्रल एसएससी में अंग्रेजी का जरूरत है, बैंक पीओ में जरूरत है, लेकिन बिहार के किसी एग्जामिनेशन में अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। काहे कि अब पूछोगे काहे, एक बार पूछा गया था, एक आदमी से पूछा गया था, एक कहा कि जिस दिन हम मुख्यमंत्री बनेंगे ना, सबसे पहले अंग्रेजी हटाएंगे। बहुत टेढ़ा चीज है, हमको आज तक समझ ही नहीं आया है कि सीएस से क होता है कि चौ से होता है। काहे कि एक दिन हम गए थे कॉलेज में, बोले कि केमिस्ट्री के कोपड़ा साहब किधर हैं? बोला पागल हो क्या, कोपड़ा उनका नाम थोड़ी, चोपड़ा है। ओ चल, फिर आगे बढ़ा, पूछा केमिस्ट्री के चोपड़ा साहब किधर हैं? अब पागल, केमिस्ट्री होता है कि केमिस्ट्री होता है? कहा तो तू कंफर्म करो कि सीएस से क कि सीएस से चौ। अगर सीएस से क है तो केमिस्ट्री के कोपड़ा हो गए, और सीएस से चौ हो गए तो केमिस्ट्री के चोपड़ा हो गए। तो तू कंफर्म कर दो कौन होगा, केमिस्ट्री होगा या चोपड़ा होगा। कहा तुम अपना काम अपने आप तरफ रखो, ये अंग्रेजी है। कहा अंग्रेजी इतना गलत है, जिस दिन मुख्यमंत्री बने अंग्रेजी सबसे पहले हटा देंगे। ये हमको क्लियर ही नहीं हो रहा है। एक जगह हम पढ़ रहे थे कलकत्ता को सेलसुट्टा, कलकत्ता को पढ़ रहा था सेलसुट्टा, सर्किट हाउस को क्रिकेट हाउस, ऐसा नाम ही है, उसको पढ़ना पड़ता है। अब नहीं, न्यूमोनिया का पी न्यूमोनिया पढ़ रहा है, पी आगे साइलेंट होता है। तो कहने का मतलब है अंग्रेजी का जो मामला है ना, थोड़ा उल्टा है। और वैसे भी अंग्रेजी की उत्पत्ति हमारे संस्कृत से हुई है, हम साबित कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं, बताइएगा, HORSE, एच साइलेंट रहता है कि नहीं? पढ़िए इसको, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा होता है। अश्व हमने संस्कृत से चुरा लिया है। ये सब जितना अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, नया जितना लैंग्वेज देखना, फ्रेंच रेंच, सब हमारे हिंदी से जर्मिनेट हुआ है। और हिंदी में हम लोग की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कभी कभी, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर तुमको लिखे, अगर एक वर्ड लिखे, आज देखिएगा ध्यान से, आज तुम रुको, और लिखे मत जाओ, क्या समझ रहे हो इससे?
आज तुम रुको मत जाओ, ठीक है। इसको हटा करके यहां लगा देते हैं। हिंदी तो ऐसा है कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं, ठीक है। नुक्ता अगर नहीं डालिएगा तो खुदा को जुदा पढ़ना पड़ता है। हिंदी देखिए कैसा, आज तुम रुको मत जाओ, और रुको के बाद मत पे लगा दिए, आज तुम रुको मत जाओ। तो हिंदी है, अंग्रेजी नहीं कि कोपड़ा चोपड़ा हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि अपनी जो मातृभाषा है बहुत बेहतरीन है और आपको फक्र करना चाहिए। अगर हमको अंग्रेजी नहीं बोलने आता है, कोई बोलेगा अंग्रेजी नहीं बोलने आता कैसे नौकरी करोगे जी, बोलना कि कर्नाटक में रिक्शा वाला अंग्रेजी बोलता है, कौन सा वो सब ऑफिसर बन गया है। इसलिए जिस सब्जेक्ट में जिसमें कंटेंट आपके पास है, जिसमें दम आपके पास, जिसमें आपके पास स्टेबिलिटी है, वही भाषा जो है आपको आगे तक ले जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए बायोलॉजी का सफर खत्म करते हैं। अब बताइए कौन सब्जेक्ट, बोलिए कौन चैप्टर में दिक्कत होता है? जीडीपी में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जीडीपी बोल दिया, चैप्टर नाम भी बोल दिया। चलिए जीडीपी एक बार समझाते हैं, बायोलॉजी भूल जाते हैं, एक बार बायोलॉजी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, एक बार बायोलॉजी का सवाल पूछ लेते हैं। ब्लड का अध्ययन बोलते जाएगा कौन? मेटोलॉजी। ब्लड में प्लाज्मा होता है कि नहीं? कितना %? बहुत अच्छा। ब्लड में प्लाज्मा 55 से 60, प्लाज्मा में वाटर 90% के अलावे 10% लग। अच्छा, ब्लड को थक्का जमाने में मदद कौन करता है? फाइब्रिन। कौन करता है? फाइब्रिन। फाइब्रिन निकाल देंगे तब, बहुत अच्छा। सीरम, एंटीडोन बनाना होगा तो क्या करेंगे? सीरम का यूज करेंगे। किसका करेंगे? तो ब्लड कैसा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक है। कैसा है? संयोजी। ब्लड में आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इस सब का कंपोजिशन मिला के क्या बनेगा? ब्लड। तो ब्लड के अध्ययन को क्या बोलेंगे? तो हिम मतलब क्या होता है? आयरन। बहुत अच्छा, क्या होता है? आयरन। हीमोग्लोबिन होता है ना, तो बताइएगा हम लोग में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? कम से कम 14 ग्राम। प्रेगनेंसी केस में घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा? बहुत अच्छा, किसके साथ? इतना बढ़िया जवाब दे रहा, लगता है भारत रत्न दे दें कगुओ, इतना बढ़िया मजेदार है। बहुत अच्छा, एक नंबर। तुम लोग का जो हमको आज फिर से एकदम वही चीज जो इतिहास था पहले वाला, वो लगता है रिपीट हो रहा है। यही माहौल था और यही मोमेंट था। हम आए मोमेंट करने के लिए। एकदम जैसा जवाब दे रहा है ना, तुम लोग के पास एक बहुत अच्छा बात क्या है ना कि तुम लोग तुरंत घुमा देता है, किसी का चीज रखता नहीं है, ठीक है ना। क्या अच्छा पढ़ाएं सर, लीजिए घुमा दिए सर, दोनों बात बराबर हो गया सर। तो आप लोग हमसे बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। ये बायोलॉजी से सवाल पूछने से ये बात का पता चलता है कि मेंटल लेवल आप लोग का सही है, बस एक सही गाइडलाइन की जरूरत है, और सही गाइडलाइन देंगे तो बायोलॉजी जबरदस्त हो जाएगा। कोनो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं होगा, बस क्वेश्चन पढ़िएगा, कंसेप्ट लगाइएगा, क्वेश्चन बनेगा। चलिए आते हैं, छोड़ते हैं इसको, आते हैं इकोनॉमिक्स पर। एक बच्चा ने बोला जीडीपी से संबंधित थोड़ा कंसेप्ट दीजिए। बायोलॉजी भूल जाइए, थोड़ा आते हैं इकोनॉमिक्स का, थोड़ा पैतरा अपना चेंज करते हैं और नॉर्मल सिस्टम में आते हैं। कुछ बच्चा जैसे कुछ बच्चा मेरे साथ शामिल इसलिए नहीं हो पाया कि कॉमर्स का कोई बच्चा होगा, उसको बायोलॉजी एकदम नहीं बुझाता है, उसको लगता है डेबिट क्रेडिट पढ़ते पढ़ते कहाँ फंसा दिए हमको, बाप रे बाप, ऐसा ऐसा नाम लेते हैं फाइब्रिनोजन, लगता है कोई दवा ववा खरीदने जा रहे हैं, ये तो हमको फंसाइए देंगे। कॉमर्स वाला लड़का बहुत, और जो मैथ से किया है इंटर, वो तो और हमको ऐसे करके देख रहा होगा, वो उसको ठक मारा है, अरे भाई कहाँ फंस गए। लेकिन हमारा टारगेट क्या सुनिए, मेरा टारगेट सुनिएगा, मेरा टारगेट है कि हम सबसे ज्यादा कॉमर्स और मैथ का बच्चा को जब तक समझा नहीं देंगे तब तक जाने नहीं देंगे। समझ रहे ना, मेरा टारगेट बायोलॉजी वाला बच्चा नहीं है, बायोलॉजी वाला बच्चा तो तुरंत तुरंत समझेगा। मेरा टारगेट है कॉमर्स वाला बच्चा और कौन, मैथ वाला। ये दोनों का अगर बायोलॉजी समझा दिया मेरा काम हो गया। कितना लोग मैथ का है? वाह, बहुत अच्छा बात आ रहा है ना, वाह, तुमका भी आ गया ना। अरे तुमरे तो भरोसा था हमको, नहीं अच्छा है, माहौल हमको ठीक लगा। पहले क्लास में हमको 5 मिनट लगा कि हम अननोन जगह पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद लगा कि आपको हम महीनों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा बात है कि आपका आई कांटेक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज हमारे अनुकूल हो गया है, समझ रहे हैं ना। ये पिच हमारा गमा गया, ठीक है। अब सब बॉल हमको फुल टॉस नजर आएगा और सबको लेग में उड़ा उड़ा के मारेंगे, ठीक है। इसलिए एकदम बढ़िया अप्रोच हो गया है। अब हमको नहीं लग रहा है कि हम नए क्लास में एंट्री का, क्योंकि आज हमको फोन गया
तो बोला गया कि सर आज क्लास ले लीजिए। हम बोले बोरिंग रोड में 6-7 क्लास है, उसको खत्म करके इसको कैसे लें? बोला वहां तो लगभग 1 साल से कंटिन्यू आप क्लास ले ही रहे हैं, एक दिन छोड़ दीजिए। तो हमने बोला कि अर्जेंट छोड़ रहे हैं, तो लोग का सवाल आया कि तबीयत खराब हो गया। बोले नहीं, तबीयत ठीक करने जा रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमको पूछा गया कि तबीयत खराब बोल दें क्या सर? हम बोले नहीं, बोल देना कि सर अपना तबीयत ठीक करने जा रहे हैं, अपना जो पहला भूमि था, जिस पिच पर पहले बैटिंग करते थे उसी पर बैटिंग करने जा रहे हैं। और आए तो हमको मजा लग गया, 5-10 मिनट के अंदर हमको लग गया कि हम अपने जगह पर पहुंच चुके हैं। अब रफ्तार तेज हो जाएगा, लगातार पढ़ाते जाएंगे तो फिर आप लोग सब एकदम क्लोज हो जाएगा और मेरे सिस्टम के अनुसार काम करना शुरू कीजिएगा। अभी तो शुरुआत, क्योंकि बहुत लोग बहुत एंगल लगा के, कोई 90 डिग्री से देख रहा है हमको, कोई 45 से देख रहा है, कोनो 360 से देख रहा है। क्लियर? तो जाहिर सी बात है, हम जब कोई नया आदमी आता है तो हम लोग इसी तरह देखते हैं। जैसे एक गांव में एक आदमी था, हम लोग के यहाँ होता है ना कि बारात जाइएगा ना तो खाना खाइएगा ना तो पीछे से 5-6 आदमी को आपको इरिटेट करेगा। खाना खाते रहिएगा तो कुछ बोलेगा, गए ऐसा मुंह लगता है जी, शंक्वाकार मुंह है तुम्हारा, गोलाकार मुंह है तुम्हारा, कैसा लगता है कुपोषित ऐसा जी, ऐसा ऐसा ही बोलेगा, ताकि वो खाना से गुस्सा आ जाए। और खाना से गुस्सा आ जाए तो वहाँ कुछ थोड़ा इधर उधर हो जाए। बारात में होता है। तो उसी में क्या हुआ कि एक आदमी को पूरा लोग चिढ़ा रहा था, चिढ़िए नहीं रहा था। वो एकदम बुध ग्रह की तरह था, शांत। कहा हमको चिढ़ाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको धक्को दे दीजिएगा तो हम खाना खाते रहेंगे। तो भाई होता नहीं भाई, उस आदमी को थोड़ा सा लाना पड़ेगा, नहीं चिढ़ा पाइएगा तो आपको लगेगा कि मेरा प्रयास असफल हो गया। तो कहा गया कि कैसे चिढ़ेगा भाई? तो कुछ आदमी को बुलाया गया, तो एक आदमी को बुलाया, बोला हम इसको चिढ़ा देंगे। बोला क्या करोगे? तो हमको खाली सामने बैठा दीजिए। तो बैठा, तो उसका खाली इसे मुंह देख रहा था। ठीक है, बहुत देर तक उसका मुंह देखते रहा, लगातार 5 मिनट देखा। तो पूछा कि क्या बात? बोला कोई बात ना, अच्छा लग रहा है मुंह आपको। बोला नहीं, तो गौर से काहे देख रहे हैं? कहा नहीं गौर से नहीं। फिर मुंह देखते देखते उसके पैर की तरफ देखने लगा और उसका चप्पल गौर से देखने लगा। तो बोला आप क्या देख रहे हैं? कहा कुछ नहीं, चप्पल देख रहे हैं। कहा चप्पल खरीदे नहीं खरीदे हैं? यही बाराती में लाने के लिए खरीद के लाए, 750 रुपये हम दिया। ओ 750 हम दिया, लेकिन कहाँ लिए चप्पल? ही फिर बता रहा है, 2-3 बार पूछा, कहा बिल है चप्पल का? बोला बिल से क्या मतलब है? कहा वो बात नहीं है, एक्चुअली यही चप्पल हम गांधी मैदान गए थे, खोल करके टहल रहे थे, कोई चुरा लिया। ठीक है, तब उसको गुस्सा आ गया। क्या आपको लगता है हम चोर नजर आ रहे हैं आपको? कहा नहीं, बिलवा खाली दिखा दीजिएगा, समझ जाएंगे आप खरीदे हैं। हमको तो लग रहा है हमरे चप्पल है। हो गया काम। इसी को बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज को लगातार किसी चीज को देखिएगा ना, आप बोलते हैं लड़का, हम आपको बताते हैं आप लड़का है ना, आपको यहाँ बुलाते हैं और आपको सब मिलकर के दिखवाते हैं कि लड़का को देखो जी, तो आपका हाथ पैर कांपने लगेगा। दैट इज अ टेंडेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फिनोमेनन। हम आदमी है ना, हम कोई प्लास्टिक के थोड़े, हमको शर्म नहीं आता है, आता है, आप लोग को भी आता होगा। लेकिन जरूरत इस बात का है कि जब आपसे हम इंटरेक्टिव हो जाएंगे, जब फैमिलियर हो जाएंगे, जब आपसे हमारा इंटरेक्शन हो जाएगा, आपके बारे में जानना शुरू करेंगे, आप मेरे बारे में जानना शुरू कीजिएगा, तो फिर ये सब कोई दुविधा नहीं रहेगी। और हमको 10 मिनट के बाद नहीं लगा, 10 मिनट लगा, क्योंकि हम एक नए क्लास में एंट्री किए हैं। लोगों का आई कांटेक्ट अलग था, कुछ हमको घूर रहा था, कुछ हमको एंगल लगा के देख रहा था, और कुछ हमको 360 डिग्री लगा के देख रहा था। तो हमको लगा था कि हम सही आए हैं कि नहीं। लेकिन अब मामला फिट है। इकोनॉमी शुरू किया जाए? ओके, तो टॉपिक आया, ध्यान दीजिएगा, कौन सा? जीडीपी। एकदम सब सब्जेक्ट का आज मर्म दिखाते हैं, मजा आएगा और इसका पूरा सिस्टम आप लोग के अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो देखिएगा, हम किसकी बात कर रहे थे? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में एक बच्चा बोला, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स में एक बच्चा बोला कि ये सब समझ में नहीं आता, अभी 5 मिनट के अंदर आप लोगों को क्लियर करते हैं और जबरदस्त कंसेप्ट होगा। पहले जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहां पर सुनिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, बोलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते किसको है भाई? जीडीपी किसको कहा जाता है? जरा सा डिफाइन कर दीजिए। बोलता है अगर इसको मानते हैं एक कंट्री, समझिएगा, रटने का कोई चीज नहीं है, इसको एक देश मानते हैं। बोलता है किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, किस सीमा के अंतर्गत? भौगोलिक, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किसी देश के, सुनिएगा, किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक साल में, कितने साल में? एक साल में जो भी सर्विसेज और प्रोडक्शन होगा, जो भी सर्विसेज और प्रोडक्ट, सर्विस मतलब सेवा, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, जो भी सर्विसेज और प्रोडक्शन होगा उसको ले जाकर के बाजार में, मार्केट में
उसका वैल्यू लगा देंगे। कहां लगा देंगे? मार्केट में। वही उस देश का क्या कहलाता है? जीडीपी। कोई डेफिनेशन हटवाए क्या? आते हैं फिर से। किसी देश के अंदर कौन? किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक साल में क्या? जो सर्विसेज और प्रोडक्शन है, कहां ले जाएंगे? मार्केट में। क्या लगाएंगे? इसका वैल्यू लगाएंगे। कैसा वैल्यू? मार्केट वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे? जीडीपी। बोला समझे नहीं सर, मार्केट वैल्यू क्या और रियल वैल्यू क्या? क्या दोनों में अंतर है? दोनों कंफर्म कीजिए। जैसे हम कहे क्या कि सपोज दैट इसका पेन है, ये एग्जाम में लिख रही पेन, इससे हम ले लिए, बोले 5 रुपया दाम है, तुम पकड़ो अपना 5 रुपया। बोले सर मेरा एग्जाम है, आप 5 रुपया समझ में आ रहा है, इसका मार्केट में वैल्यू कितना है? 5 रुपया। तो तुम्हारा लिए तो 5 रुपया दे रहे हैं ना, लो अपना 5 रुपया। कहा सर हमारा परीक्षा, हम परीक्षा में नहीं लिखेंगे, फेल कर जाएंगे। उससे क्या मतलब? 5 रुपया दाम है, लो 5 रुपया। ये जो 5 रुपया इसको दिए, दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ दिस पेन। कैसा वैल्यू है? रियल वैल्यू। कैसा वैल्यू है? रियल। इसका जो ये जो है ना रियल वैल्यू पेन, ये जो 5 रुपया इसको दिए, इसका यह मतलब है कि इसको मार्केट में ले गए तब ये 5 रुपये का हुआ। लेकिन जब इसके हाथ में था और इससे ये अपना परीक्षा दे रही थी, तो हो सकता है ये यूपीएससी का परीक्षा दे रही हो और इसके नहीं लिखने की वजह से इसका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा, तो इसका यह मतलब है कि इसका एक अदर वैल्यू भी बनता है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? हम लोग के गांव में कहावत है कि जगह जगह पर चीजों का कीमत अलग अलग जगह पर। बोलता होगा कि देखो यहां पर तुम इसको, यहां कीमत नहीं है ना, इस वस्तु को बाजार में लेके जाओ, कीमत पता चल जाएगा। इसका मतलब जब इसके हाथ में ये पेन था तो हमने लेकर के इसका कहा कि इसका वैल्यू 5 रुपया, तुम 5 रुपया लो, लेकिन बोली कि मेरा परीक्षा है और हम एक क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमारा परीक्षा छूट जाएगा सर और हम फेल कर जाएंगे, इससे हमको बहुत बड़ा घाटा है। तो किसी भी चीज का दो वैल्यू होता है, एक मार्केट वैल्यू और एक रियल वैल्यू। क्या होता है? एक मार्केट वैल्यू और एक रियल वैल्यू। बोलता है रियल वैल्यू वो वैल्यू जिससे किसी चीज का पता चलता हो, मार्केट वैल्यू वो वैल्यू जिसको किसी चीज में ले जाने के बाद पता चलता हो। तो कहता है कि जब ये सर्विसेज और प्रोडक्शन होगा और इसको जब तक मार्केट में ले जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, तो जब मार्केट में ले जाएंगे तो कैसा वैल्यू? मार्केट वैल्यू। लेकिन यहां पर कैसा वैल्यू? रियल वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक साल में होने वाले सर्विसेज और प्रोडक्शन को कहां ले जाना है? मार्केट में। इसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी। इसी को क्या बोलते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। फिर बोलता है, ध्यान दीजिएगा कि जीडीपी में प्लस एक्स और माइनस वाई करते हैं। बोलता है प्लस एक्स कौन? बोलता है प्लस एक्स वो लोग जो भारत के हैं लेकिन किसी दूसरे देश में अर्न कर रहे हैं, जो भारत के हैं लेकिन किसी दूसरे देश में अर्न कर रहे हैं। और माइनस वाई वो जो दूसरे देश के हैं भारत में अर्न कर रहे हैं, वो कौन है? माइनस वाई। तो इसका बराबर हो जाता है जीएनपी। क्या हो जाता है? जीएनपी। और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है? तो पूछेगा जीडीपी किसको बोलेंगे? किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक साल में होने वाले सर्विसेज और प्रोडक्शन को कहां ले गए? मार्केट में। पिछले बार दरोगा के पीटी में क्वेश्चन पूछा था 4 ऑप्शन में और तीसरा ऑप्शन में लगाया था मार्केट वैल्यू एडेड, तब सही हो गया था। मार्केट वैल्यू लगाना पड़ेगा तब सही होगा, मार्केट वैल्यू एडेड। तो यहां पर पूछा जाएगा कि जीडीपी किसको बोलते हैं? किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक साल में होने वाले सर्विसेज और प्रोडक्शन को कहां लगाएंगे? मार्केट में। क्या कहेगा? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। फिर पूछेगा कि जीडीपी में प्लस एक्स कौन है? जो दूसरे देश में, हमारे देश के लोग जो दूसरे देश में अर्न कर रहे हैं, उसके इनकम को हम लोग अपने यहाँ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जो दूसरे देश के नागरिक जो हमारे यहाँ अर्न कर उसको घटाएंगे। तो क्या निकल जाएगा? जीएनपी। और उसके बाद बोलता है कि जीएनपी में माइनस डिप्रेसिएशन कर देंगे, घिसावट को हटा देंगे। जैसे इस स्केच को बनाने के लिए मशीन यूज हुआ होगा ना, कुछ समय के बाद मशीन घिस करके खत्म हो जाएगा ना, तो इसके बाद जो निकलेगा उसी को बोलते हैं एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत हुआ? 2 मिनट में बताए हैं। कोई पूछेगा जीडीपी किसको बोलते हैं? किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक साल में होने वाले सर्विसेज और प्रोडक्शन को मार्केट वैल्यू लगाना, उस देश का क्या कहलाएगा? जीडीपी। जीएनपी किसको बोलेंगे? जीडीपी में एक्स जोड़ देंगे और घटा देंगे वाई। एक्स जो जोड़े वो कौन है? भारत के नागरिक जो दूसरे देश में अर्न कर रहे हैं। और वाई कौन है? दूसरे देश के नागरिक जो हमारे यहाँ अर्न कर रहे हैं। तो क्या निकलेगा? जीएनपी। और जीएनपी में क्या घटाएंगे? डी। अगर डी घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब क्लियर हो गया? अब तो समझ, कोई आपसे पूछेगा सकल घरेलू उत्पाद क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय लाभ क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है, सब बता दीजिएगा।
एक्स, ये एक्स जो है ना, एक्स जो आपके देश का कोई नागरिक कनाडा में अर्न कर रहा होगा, जैसे आपके देश में था और उसकी नौकरी कहां लग गई, कनाडा में, तो कनाडा में अच्छा ये शुद्ध साधन लागत तुम बोल रहे हो, ये शुद्ध साधन लागत नहीं हो, तब होगा जब हम इसमें सब्सिडी घटाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे। अभी तुम जो सेकंड स्टेप में चले गए, हम अभी फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। शुद्ध साधन लागत जो है वो तब हम बात करेंगे जब सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स पर बात करेंगे। अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स पर बात नहीं, अभी हम सिंपल एक अप्रोच किए हैं, क्योंकि एक ही बार अगर सब अप्रोच कर देंगे तो पक्का उलझेगा बच्चा। अभी पहले साफ साफ बात करते हैं। किसी से पूछेगा जीडीपी क्या है, किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक साल में होने वाले सर्विसेज और प्रोडक्शन को कहां लगाएंगे, मार्केट वैल्यू। क्या कहलाएगा, जीडीपी में प्लस एक्स माइनस वाई। प्लस एक्स कौन है, जो हमारे देश के नागरिक दूसरे देश में अर्न कर रहे हैं, माइनस वाई कौन है, जो विदेशी हमारे देश में अर्न कर रहा है। क्या निकलेगा, जीएनपी। और जीएनपी में क्या घटाएंगे तो क्या निकलेगा, हो गया क्लियर। आप देखिएगा थोड़ा सा और इसका अप्रोच करते हैं, अभी और क्लियर करते हैं, पूरा क्लियरिफाई करेंगे तो और क्रिस्टल हो जाएगा। क्योंकि अभी हाँ पूछो, जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट या प्रॉफिट। क्लियर, चलिए एक बार और देखते हैं, देखिएगा थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा अप्रोच। अब देखिए हम लोग के पास क्या क्या आया, पहला टर्म में क्या आया, जीडीपी, दूसरे में क्या आया, जीएनपी, तीसरे में एनएनपी। अब थोड़ा सा समझिएगा क्या बात है। इस तीनों को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि हम लोग के यहाँ टैक्स कितना तरह का होता है, तब क्लियर होगा। समझ रहे हो ना बात को, हम स्टेप टू स्टेप बता रहे हैं, जैसे घुसा के बता देंगे तो आप फंस जाइएगा। अब हम लोग को जाना किसके, टैक्स। सुना होगा नाम, एक नाम सुना होगा सेस, सुना है, एक नाम सुना होगा सरचार्ज, ये सब सुना है कि नहीं, बोलिए। तीनों एक ही पैटर्न का, लेकिन तीनों में अंतर है। कोई पूछेगा टैक्स क्या है, सेस क्या है, सरचार्ज किसको बोलते हैं, तीन चीज पूछेगा। तो सबसे पहले टैक्स क्या है बताइएगा। जो भी सरकार हम लोग को सर्विसेज देती है उसके बदले में जो हम लोग पे करते हैं उसको टैक्स बोलते हैं, सीधा बात है, कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं है। जो सर्विस हमको दे रही है, जैसे हम इनकम टैक्स दे रहे हैं तो हम उसके बदले में सर्विस हमको दे रही है, बहुत सारा चीज म्यूनिसिपल का दे रही है, ये दे रही है, वो दे रही है, बदले में हम इनकम टैक्स दे रहे हैं। जैसे हमको कॉर्पोरेट का लिबरलाइजेशन का सिस्टम दे रही है तो कॉर्पोरेट टैक्स हम पे कर रहे हैं ना। जैसे हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो हम जीएसटी पे कर रहे हैं। तो उसी तरह कहता है कि टैक्स जो हम लोग को सर्विस प्रोवाइड हो रहा है उसके बदले में जो चीज दे रहे हैं वो दैट इज द टैक्स। फिर बोलता है सेस क्या है, बोलता है सेस किसी खास चीज को पूर्ति करने के लिए, जैसे हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, स्वच्छता का विकास हो, तो टैक्स में अगर एडिंग हम लोग कुछ चीजों को कर दें जिसके खास टारगेट आपने किया है, उस खास टारगेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेस। बोलता है अगर 1 करोड़ रुपया तुम कमा लिया ना तो उसका 3% तुमको कम से कम स्वच्छता के लिए देना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा, सेस। लेकिन वो लिमिटेशन क्रॉस करेंगे तब। फिर बोलता है सरचार्ज क्या है, बोलता है जब टैक्स से हमारा फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा तो सरकार को लगता है कि एगो और चीज इसमें जोड़ दिया जाए अलग से, 2% और 3% हो, तो बोलता है एड ऑन टैक्स जो होगा, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देगा उसी को क्या बोलेंगे, सरचार्ज। अब क्लियर हुआ, टैक्स, सेस, सरचार्ज। पूछेगा टैक्स एक खास सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे उसके बदले में जो दे रही है टैक्स, सेस किसी खास चीज को पूरा करने के लिए सेस का यूज किया जाता है, और सरचार्ज क्या है, टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सरचार्ज। अब समझिएगा कि जो टैक्स है दो तरह का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। एकदम धुआं उड़ा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। बस कोई पूछे कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या है, बोलेगा कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिस पर लगता है उसी को देना पड़ता है, कौन सा टैक्स, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट टैक्स जिस पर लगता है इसके बदले में पे कर देता है, कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट। बोला समझे नहीं, बोला समझे इस बात का है, लगाए कोचिंग पर जीएसटी ले रहा है बच्चा से, लगाए मेडिकल दुकान पर जीएसटी ले रहा है कस्टमर से, लगाए रेस्टोरेंट पर जीएसटी ले रहा है कस्टमर से। इसका यह मतलब है कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट। कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट। वैसा टैक्स जिसके बदले में कोई पे कर दे, इनडायरेक्ट। वैसा टैक्स जिस पर लगे उसी को पे करना पड़े, डायरेक्ट। जैसे इनकम टैक्स आप ही को पे करना पड़ेगा, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स आप ही को करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को। वो टैक्स जिसको आप किसी दूसरे पे टाल नहीं सकते हैं वो कौन टैक्स हो गया, डायरेक्ट। वो टैक्स जिसको किसी दूसरे पे टाल सकते हैं वो कौन, इनडायरेक्ट। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा उदाहरण है कौन, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके लिए हमारे यहाँ 122वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ था।
122वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ और बाद में अमेंडमेंट्स हुआ 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत हमारे यहाँ जीएसटी लागू हो गया। और हम लोग मानते हैं कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का सेल टैक्स है। कैसा टैक्स है? सेल टैक्स। इससे पहले हम लोग क्या चल रहा था? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेनवैट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, इस सब को खत्म करके लाया एक मंच पर किसको? जीएसटी को। और आज हम लोग के यहाँ जीएसटी इंट्रोड्यूस हो चुका है। इस पर बहुत लंबा बात चलेगा, क्योंकि टैक्स नहीं बताएंगे तो जीडीपी नहीं समझ पाइएगा, जीडीपी नहीं बताएंगे तो टैक्स नहीं समझ पाइएगा। अब इसी के कोरिलेट करके हमको सब्सिडी बताना पड़ेगा। सब्सिडी किसको बोलते हैं? माइक्रो फाइनेंस क्या है? म्यूचुअल फंड किसको बोलते हैं? तमाम इकोनॉमिक्स का चीजें बहुत कंसेप्चुअल है, खाली आपको थोड़ा पेशेंस रख करके पढ़ना पड़ेगा तो काम हो जाएगा। याद रखिएगा कि जीएस, आप सोचिएगा ना कि 1 महीना या 2 महीना में हम कंप्लीट करके किसी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। जीएस एक सतत प्रयास है और हम दावा के साथ बोलते हैं एमटीएस से लेकर बीपीएससी पीटी तक अगर पूरा फाउंडेशन पढ़ा दिए तो सवाल नहीं उठता कि दूसरा चीज पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। खाली कॉपी को ताजा रखिएगा, उल्टाते रहिएगा। नहीं समझे? जब हाँ वो करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं, सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप खुद से स्वाध्याय नहीं करते हैं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, और मेरे ख्याल से किसी टीचर के पास नहीं होगा। आप पढ़वे नहीं कीजिएगा तो टीचर नौकरी थोड़ी लगाता है, नौकरी तो बच्चा लेता है। जो टीचर बोलते हैं ना कि हमारे पास पढ़ने से बच्चा नौकरी ले लिया, गलतफहमी उनका है। अच्छा ये बात है कि उनका डायरेक्शन जरूर था, लेकिन मेहनत हमेशा बच्चों का काम करता है, क्योंकि वो सतत प्रयास करेंगे तो उनका नौकरी हो जाएगा। और हम जीएस में आप लोगों को सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको बीपीएससी पीटी तक कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, एमटीएस से लेकर पीटी तक सब क्वेश्चन के। और हम तो यह भी बताते हैं कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन देख लो, बीपीएससी का ज्यादा मजबूत क्वेश्चन बिहार पुलिस का है। तो कौन बोलता है कि बीपीएससी का हम तैयारी कर, बाहर में खाली बोर्ड लिखने से होता है, हम यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, बीपीएससी कुछों का तैयारी नहीं होता है। तैयारी का नाम है जीएस फाउंडेशन, जीएस फाउंडेशन। और जिस घर का फाउंडेशन अच्छा होता है बड़ा बड़ा इमारत खड़ा कर लेता है। बस इमारत आप लोग खड़ा करने के लिए फाउंडेशन अपना ठीक कीजिए। आपको सब सब्जेक्ट इसी अंदाज में पढ़ाएंगे। थोड़ा आज पहला क्लास है, बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे, थक जाइएगा, समझ रहे ना? इतना काफी है, आज का एपिसोड इतना रहने देते हैं। लेकिन जितना जीएस का सब्जेक्ट है, टू द पॉइंट सब सब्जेक्ट पर हम अटैक करेंगे, आप ही से पूछ पूछ के अटैक करेंगे, ताकि एक बार इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाए और किसी सब्जेक्ट से शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग नहीं शुरू में किए थे, चूंकि यहाँ आदत नहीं है, हमारे आदत में शामिल रहता है। आप मेरे यूट्यूब पे भी देखिएगा, एनएस राजपूत पटना डालिएगा, आ जाएगा। यूट्यूब पे भी शुरुआत होती है भारत माता की जय और वंदे मातरम से। एक बार हम चाहते हैं लास्ट में उठ के हो जाए। रेडी? हाँ, अंदर होगा। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, एनर्जी। लेकिन हम लोग क्लास का शुरुआत में काम करेंगे। देखो वो लोग तो एकदम जाबाज सिपाही है, एकदम बोर्डरेप खड़ा हो गया। ठीक है, ठीक है, एक नंबर। अरे पीछे वाला शर्मा जी, आपको क्या दिक्कत है? खड़ा हो जाइए। भारत माता की, एक साथ नहीं हुआ, फिर से। भारत माता की, वंदे, जय हिंद। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं, और हम लोग का शुरुआत इसी से होगा, एनर्जी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।